सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रत्येक सप्ताह करते आए हैं। एमसीक्यू के इस प्रोग्राम में मैं करंट अफेयर से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर के टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, करंट अफेयर का टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कितना तैयार है। आज फिर हम बात करेंगे अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न जिसे आपको सॉल्व करना है वह है, किल द बिल प्रोटेस्ट हाल के समय में चर्चा में बना हुआ था, इस विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह आंदोलन न्यू कैलिडोनिया में हो रहा था जिसमें नागरिक अधिकारों की कटौती का विरोध किया जा रहा था। दूसरा कथन, यूके की संसद में प्रस्तुत द पुलिस क्राइम सेंटेंसिंग एंड कोर्ट्स बिल के विरोध में होने वाला आंदोलन है। तीसरा कथन, यह पुलिस के अधिकारों में वृद्धि के खिलाफ होने वाला आंदोलन है। सही कथन के विकल्प का आपको चयन करना है। आपके पास ए बी सी डी के रूप में चारों विकल्प हैं। अब आपको यह डिसाइड करना है कि सही कथन का विकल्प कौन सा है। एक एक करके कथनों को पर विचार करते हैं, तब तक आप भी आंसर डिसाइड कर लेंगे। पहला है कि यह आंदोलन न्यू कैलिडोनिया में हो रहा था, इसमें नागरिक अधिकारों की कटौती का विरोध किया जा रहा था। यह गलत है। यह जो विरोध हो रहा है दरअसल यूके में हो रहा है, और यूके की संसद में जो स्क्रीन पर लिखा हुआ बिल है इसको प्रेजेंट किया गया था। दरअसल क्या हो रहा था, यूके में अभी कई सप्ताह से वहां पर एंटी लॉकडाउन और साथ ही साथ महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर आंदोलन हो रहा था। ऐसे में वहां पर पुलिस प्रशासन ने हिदायत दी थी कि यहां पर गैदरिंग अलाउड नहीं, लेकिन वहां पर लोग विरोध का जो अधिकार है उसको एक मूल अधिकार के रूप में मानते हैं, और उन्होंने कहा नहीं, हम तो विरोध करेंगे। ऐसे ही समय में क्या हुआ कि यूके की संसद में एक बिल प्रस्तुत किया गया जिसमें यह कहा गया कि जो आंदोलन करने का अधिकार है उसको थोड़ा सा अब रेगुलेट किया जाएगा और पुलिस के अधिकारों में वृद्धि की जाएगी। पुलिस को यह अधिकार होगा कि वह आंदोलन कब और कहां पर अलाउड करती है, और इसी के खिलाफ वहां पर क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। और इसी विरोध के आंदोलन को नाम दिया गया है किल द बिल प्रोटेस्ट। तो आप समझ पाए होंगे इसमें जो कथन 2 है और कथन 3 है यह सही है, तो हमें चयन करना है सही कथन के विकल्प का चयन, तो हमारा आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बांग्लादेश इस समय अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। बांग्लादेश के विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना। पहला कथन, पहला विकल्प ए के रूप में, भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरा विकल्प, भारत ने सर्वप्रथम बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान किया था। तीसरा कथन, भारत ने ऑपरेशन जैकपॉट के माध्यम से मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित किया था। डी विकल्प है, भारत बांग्लादेश के बीच पहला सीमा संबंधी समझौता 1972 अर्थात 1972 में हुआ था। अब एक एक करके फिर से आप इनका परीक्षण कर सकते हैं और आपको चयन करना है असत्य कथन का। तो देखिए, पहला जो विकल्प है ए, भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा जो है कि बांग्लादेश के साथ लगती है, बिल्कुल सही है। 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है, और सबसे बड़ी बात है लंबी सीमा लगने के बावजूद दोनों देशों ने सीमा संबंधी जो अपने मुद्दे हैं उनको इतने शांत तरीके से डील किया है कि आपको यहां पर चाइना और पाकिस्तान जैसा तनाव देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला कथन सही है। दूसरा, भारत ने सर्वप्रथम बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की थी, बिल्कुल सही है। दरअसल बांग्लादेश की आजादी में भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और जैसे ही
16 दिसंबर 1971 को जो पश्चिमी पाकिस्तान की सेना थी उसने बांग्लादेश में आत्मसमर्पण किया। भारत ने कहा कि हमारा एक पड़ोसी जो क्षेत्र है वह एक देश के रूप में बन चुका है और वह था बांग्लादेश। और इसी के कारण भारत और बांग्लादेश इस साल क्या कर रहे हैं, अपने जो है कि राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, क्योंकि जैसे ही देश आजाद हुआ भारत ने इसको मान्यता प्रदान कर दी थी। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा, भारत ने ऑपरेशन जैकपॉट के माध्यम से मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित किया था। बिल्कुल सही। मुक्ति वाहिनी यहाँ की मुक्ति वाहिनी में वह लोग थे जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। यहाँ पर वहाँ की जो है कि मिलिट्री के लोग भी थे, पैरामिलिट्री के लोग भी थे, आम लोग भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और इनको भारत की सेना ने ऑपरेशन जैकपॉट के माध्यम से पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना है उसके खिलाफ प्रशिक्षित किया था। बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमें पता चला कि ऊपर के तीनों कथन सही हैं। तो गलत होगा जो है कि कथन हमारा डी। इसमें लिखा है कि भारत बांग्लादेश के बीच जो पहला समझौता हुआ था वह हुआ था 1972। नहीं, यह हुआ था 16 मई 1974 को, अर्थात 2 साल बाद हुआ था। 1974 में 16 मई का दिन था। और उस समय शेख मुजीबुर रहमान जो है कि यहाँ के क्या थे, प्रमुख थे। और आपको पता है कि शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है और वह जो है कि बांग्लादेश के सबसे बड़े नायक माने जाते हैं। तो उनके समय में समझौता हुआ था, ना कि 1972 में। तो इस तरह से हमें असत्य कथन का चयन करना था और हमें असत्य कथन डी के रूप में मिल गया। अगला प्रश्न, भारत बांग्लादेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन के विकल्प का आपको चयन करना है। अर्थात आपको विकल्प दिए गए हैं, उसमें से असत्य कथन के विकल्प का चयन करना है। पहला कथन, दोनों देशों के बीच मिलन और संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। दूसरा कथन, दोनों देशों के बीच 1972 से ही संयुक्त नदी आयोग अर्थात जॉइंट रिवर कमीशन काम कर रहा है। तीसरा कथन, दोनों देशों के बीच 15 बिलियन US डॉलर का व्यापार होता है। अब आपको चुनना है असत्य कथन के विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए विकल्प क्या है, 1 और 2, बी है केवल 3, सी है केवल 2, डी है कोई भी नहीं। तो आप आंसर डिसाइड कर लीजिए, तब तक मैं इनकी व्याख्या करता हूं। तो देखिए कि दोनों देशों के बीच मिलन और संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास है, बिल्कुल सही है। और दोनों देश समय समय पर इनका आयोजन करते रहते हैं। दोनों देशों के बीच 1972 से ही संयुक्त नदी आयोग जो है कि कार्य कर रहा है, बिल्कुल सही। भारत और जो है कि बांग्लादेश के बीच में 54 नदियां प्रवाहित होती हैं, अर्थात अपना जल साझा करती हैं। और इनके जो है कि जल के प्रबंधन के लिए 1972 से ही क्या कर रहा है, संयुक्त नदी आयोग कार्य कर रहा है, जिससे किसी प्रकार की विवाद उत्पन्न ना हो। तीसरा कथन है कि दोनों देशों के बीच 15 बिलियन US डॉलर का व्यापार होता है। यह सही नहीं है। दोनों देशों के बीच जो व्यापार होता है, द्विपक्षीय व्यापार होता है, 10.43 बिलियन US डॉलर का होता है, अर्थात लगभग 10.5 बिलियन का, न कि 15 बिलियन का। और ये जो व्यापार भी होता है ना, इसमें क्या है, इंडिया का जो ट्रेड है वो सरप्लस में है। आपको पता ही होगा कि लगभग 9 बिलियन से ज़्यादा का क्या करता है, भारत जो है कि निर्यात करता है। जबकि अगर जो है कि बांग्लादेश का जो निर्यात इंडिया को किया जाता है या जो हम आयात करते हैं वह काफी कम है, लगभग 1.2 या 3 जो है कि बिलियन US डॉलर है। तो आई होप समझ पाए होंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के द्विपक्षीय व्यापार में जो सरप्लस की कंडीशन है इंडिया की तरफ है और काफी ज्यादा जो है कि गैप है। तो इस तरह से हमें पता चला कि कथन 3 क्या है, असत्य है। हमें चुनना था असत्य कथन के विकल्प का, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी केवल 3। क्यों केवल 3? क्योंकि 3 ही क्या है, असत्य है, इसलिए यह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और हमें बात करना है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला जो है कि यह गैर सरकारी संगठनों का एक समूह है। दूसरा विकल्प, इसका सचिवालय नैरोबी केन्या में है। तीसरा, इसका उद्देश्य गरीबी और असमानता को कम करना है। डी, इसने हाल ही में भारत की डेमोक्रेसी पर चिंता जाहिर की है।
अब आपको यह बताना है कि आखिर इसमें से कौन सा कथन क्या है असत्य है। तो देखिए, ऑक्सफैम इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठनों का एक समूह है, बिल्कुल सही। अर्थात केवल यह एक ग्रुप नहीं, मतलब एक संगठन नहीं है, कई संगठनों का यह ग्रुप है। और इसको जो है कि 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। उद्देश्य है कि गरीबी और असमानता को कम करना और इसको कम करने के लिए देशों को दक्षता प्रदान करना, उनको उन मुद्दों से परिचित करवाना कि जहां पर वह देश क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। इसने हाल ही में डेमोक्रेसी पर चिंता जाहिर करते हुए रिपोर्ट प्रकाशित की थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट जरूर दी थी जिसमें यह कहा गया था कि भारत में क्या हुआ है कि जो लेबर लॉ है वो बहुत मजबूत नहीं है, हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य की कंडीशन है वह ठीक नहीं है, और उसके कारण यह कहा गया था कि भारत जो है कि असमानता को कम करने का जितना प्रयास करना चाहिए था उसमें सही से उसने कार्य नहीं किया था। लेकिन डेमोक्रेसी पर इसने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। आई होप हमें असत्य कथन का चयन करना था, हमें असत्य कथन मिल चुका है। अगला प्रश्न, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI इंडेक्स को तैयार करते समय निम्न में से किसे आधार नहीं बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, CRI इंडेक्स को तैयार करते समय कौन कौन से आधार हैं, अगर यह आपको पता होगा तो यह आपके लिए काफी आसान है। विकल्प है श्रमिक आधार, बी है GDP, सी है टैक्सेशन कराधान, और डी है सार्वजनिक सेवाएं अर्थात जो है कि पब्लिक सर्विसेज। तो अब आपको इसमें डिसाइड करना है कि लेबर लॉ, GDP, टैक्सेशन और पब्लिक सर्विसेज में कौन सा ऐसा कारक है जिसको कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI इंडेक्स को तैयार करते समय उसको आधार नहीं बनाया जाता। तो इसको अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि ए लेबर लॉ, तो गलत है। आंसर है इसका बी GDP। दरअसल यह जो मैंने आपको ऑक्सफैम इंटरनेशनल की बात कही थी वही क्या करता है, इसको जारी करता है, अर्थात कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स को तैयार करता है। और इसको तैयार करते समय वह लेबर लॉ की चीज़ों को देखता है कि लेबर लॉ कितने अच्छे हैं। लेबर लॉ अच्छे होंगे तो इसका मतलब क्या है, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा जाएगा, असमानता क्या होगी, कम होगी। GDP को ये शामिल नहीं करता। टैक्सेशन को देखता है। टैक्सेशन को इसलिए देखा जाता है, अगर टैक्सेशन के नियम अच्छे हैं तो क्या होगा, उससे समानता स्थापित की जा सकती है, अर्थात जो ज़्यादा कमाता है उससे ज़्यादा टैक्स, जो कम कमाता है उससे कम टैक्स। पब्लिक सेवाएं, और जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि इंडिया के संदर्भ में इसने कहा था कि भारत की जो हेल्थ कंडीशन, हेल्थ पर जो होने वाला खर्च वो ठीक नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, ये हेल्थ के अंतर्गत पब्लिक सर्विसेज में ये रखते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि इसमें GDP क्या है, शामिल नहीं किया जाता। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ऑक्सफैम की CRI इंडेक्स 2020 के विषय में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन के विकल्प का चयन करना। असत्य विकल्प के सत्य कथन के विकल्प का आपको चयन करना है। पहला कथन, वर्ष 2020 का इंडेक्स इसका तीसरा संस्करण था। कथन 2, 158 देशों की सूची में भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ था। जो तीसरा कथन है, डेनमार्क को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था। अब आपको क्या करना है, इसमें से सत्य कथन के विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए, आपके पास विकल्प की क्या है सत्य कथन के विकल्प के रूप में, 1 2 3, बी है 1 और 2, सी है केवल 2, डी है केवल 3। तो आपके लिए आसान होगा, बहुत कठिन तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं, इस वर्ष 2020 का इंडेक्स इसका जो है कि तीसरा संस्करण था, यह बिल्कुल सही है। 158 देशों की सूची में भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। लेकिन जो कथन 3 है इसमें लिखा है डेनमार्क को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था, नहीं, नॉर्वे को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ था। डेनमार्क का जो स्कोर था वह नॉर्वे से कम था और इस तरह से डेनमार्क को सेकंड पोजीशन पर रखा गया था, सर्वोच्च स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से कथन 3 क्या है, जो है कि आपका गलत है। हमें सत्य कथन के विकल्प का चयन करना, तो 1 और 2 अर्थात बी हमारा आंसर होगा। यह जो आपका 158 देशों की सूची में 129वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये इस वजह से क्योंकि हम स्वास्थ्य पर कम खर्च करते हैं, हमारे यहाँ के जो लेबर लॉ हैं उनको मॉडिफाई किया जा रहा है जिसमें श्रमिकों के अधिकारों की कटौती हो रही है। ठीक इसी तरह से जो हमारे यहाँ गरीबी का स्तर है, जो स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च का स्तर है वो कम है, और इस
इसके वजह से जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है वो कहती है कि भारत में असमानता घटाने के लिए जितना प्रयास किया जाना चाहिए था वह नहीं हो पाया। तो इस तरह से पहले और दूसरे कथन सही है, हम तो हमारा आंसर होगा 1 और 2। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है, निम्न में से किसने भारत को अफ्रीकी स्वाइन फीवर अर्थात एएसएफ से प्रभावित देशों की सूची में शामिल किया। विकल्प है आपके पास अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और फ्रांस। इजी प्रश्न है, बहुत फैक्चुअल प्रश्न है, लेकिन अगर आपने खबर को ध्यान से पढ़ा होगा तो इजी है। आंसर है इसका अमेरिका। अमेरिका ने अभी क्या किया था कि भारत को अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित देशों की सूची में शामिल किया था। कारण यह था कि हमारे यहाँ से जो पोर्क का जो है कि व्यापार होता है अमेरिका को, उसमें उससे क्या होता सकता था, अमेरिका में भी जो है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर के जो लक्षण है वो पहुंच सकते थे। तो इसके वजह से इसको किया गया। ज़्यादा व्याख्या मैं इसके बाद करूंगा, जो इसके बाद प्रश्न है इसको मैं ले लेता हूं, उसके बाद मैं दोनों को मिला के व्याख्या करूंगा। तो यहां पर देखिए आंसर क्या था हमारा ऊपर वाले प्रश्न का, अमेरिका। यहां पर है अफ्रीकी स्वाइन फीवर के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना। पहला, यह केवल जंगली सूअरों में होने वाला रोग है। 2, इसमें इंसानों की मृत्यु कुछ घंटों में हो जाती है। अब आपको बताना है दोनों कथन सही है, बी दोनों कथन गलत है, सी केवल कथन 1 सही है, केवल 2 कथन सही है। ए बी सी डी के रूप में आपके पास विकल्प है। तो देखिए आई होप आपने आंसर इसका डिसाइड कर ही लिया होगा। तो यहाँ पर जो बी विकल्प है कि दोनों कथन गलत है, ये सही है, अर्थात दोनों ही कथन गलत हैं। यह केवल जंगली सूअरों में नहीं होता, यह घरेलू सूअरों में भी हो सकता है और इसमें इंसानों की मृत्यु कुछ ही घंटों में नहीं होती। समानता ही इंसानों को बहुत कम प्रभावित करता है, लेकिन सूअरों को काफ़ी प्रभावित करता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर है यह क्या करता है कि सूअरों में हो जाता है, सूअरों के माध्यम से उनका जो उत्पाद होता है, मांस होता है, जब उसको जो है कि कहीं भेजा जाता है तो उसके माध्यम से, या कोई जो कि संक्रमित सूअरों के मांस के संपर्क में आता है तो उसके माध्यम से जानवरों में फैलता है। और इसी के डर की वजह से कि जो भारत में कुछ जो है कि यहाँ पर देखे गए कि यहाँ के सूअरों में पाया जा रहा है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर, जो अफ्रीका में एक स्वाइन फीवर जो शुरू हुआ था वह भारत में भी मिल रहा है। ये बहुत पहले की बीमारी है। तो इसी के कारण अमेरिका को लगा कि अगर यहाँ से पोर्क आता रहा अर्थात सूअर का मांस आता रहा तो हमारे यहाँ के भी जो सूअर हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपको जो है कि भारत को कहा कि हम आपको क्या करते हैं, इस कैटेगरी में शामिल रखते हैं। जब तक आप अफ्रीकी स्वाइन फीवर को अपने यहाँ से समाप्त नहीं कर देते तब तक हम क्या करेंगे, आपसे पोर्क नहीं मंगाएं। आई होप आप समझ पाए होंगे दोनों ही प्रश्नों को। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है, न्यायिक अवमानना अधिनियम के जो प्रावधान है इनके संवैधानिक स्रोत के संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद से नहीं है। ध्यान दीजिए, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971, मैंने पूरा बता दिया, इसमें नहीं लिखा था, फिर भी न्यायिक अवमानना अधिनियम के संवैधानिक स्रोत का संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद से नहीं है, ये आपको बताना है। विकल्प है आपके पास अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 142 का सब क्लॉज 2 और अनुच्छेद 215। तो इसमें एक अनुच्छेद ऐसा है जिसका संबंध जो है कि न्यायिक अवमानना से नहीं है और उसका आंसर है ए 108। आपको पता है कि अनुच्छेद 108 का जो संबंध है वह संयुक्त बैठक से है और बाकी जितने अनुच्छेद हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि कोई व्यक्ति, कोई अथॉरिटी, कोई संस्था अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को मानने से इनकार करता है या कोई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने का से इनकार करता है, किसी प्रकार की अवहेलना करता है, तो उसको न्यायिक अवमानना का दोषी पाया जाएगा। और न्यायिक अवमानना के दोषी पाने का ये जो राइट्स मिला हुआ है वह मिला हुआ है अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 142 के सब क्लॉज 2 और अनुच्छेद 215 के तहत। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, निम्न में से किस देश ने हाल ही में इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर होने की घोषणा की है। आई होप आपको पता होगा इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है, तो इसी के विषय में आपको बताना है कि किस देश ने घोषणा की। पहला विकल्प है पोलैंड, बी है ब्रिटेन, सी है तुर्की और डी है स्पेन। इजी प्रश्न है तो इसका आंसर है तुर्की ने। कुछ समय पहले पोलैंड ने भी किया था और अब क्या किया है, तुर्की ने कहा है कि हम बाहर होंगे। अब देखिए संयोग है कि
यह जो कन्वेंशन है यह कहाँ हुआ था, तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था, और तुर्की ही कह रहा है कि हम क्या करेंगे, अब इससे बाहर होंगे। और क्यों बाहर होगा, क्योंकि उसने कहा कि इससे क्या होता है, हमारे यहाँ तनाव बढ़ता है। इसकी ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं करूँगा, एक प्रश्न और इसी से जुड़ा हुआ है, उसके साथ मैं ज़्यादा व्याख्या करूँगा, लेकिन कुल मिलाकर उसका आंसर होगा तुर्की। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस के विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला, प्रत्येक साल इसे 22 मार्च को मनाया जाता है। बी विकल्प, पहली बार विश्व जल दिवस 1993 में मनाया गया था। सी, विश्व जल दिवस मनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम और कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में लाया गया था। डी, इसे 1993 में संयुक्त राष्ट्र के सामान्य सभा ने प्रस्ताव के रूप में पास किया। अब आपको डिसाइड करना है असत्य कथन कौन सा है। मुझे तो सभी कथन क्या लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, फिर भी आप डिसाइड कर लेंगे। तो देखिए कि इसमें जो है कि विश्व जल दिवस मनाने का जो सर्वप्रथम प्रस्ताव इसमें लिखा गया है कि आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में लाया गया था, नहीं, इसको लाया गया था जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसको आप रियो सम्मेलन बोलते हैं, 1992 में जो हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि जो वाटर है, जो जल है, वो हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण तो है ही है, और इंसानों के लिए भी जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम क्या करें, एक दिन पूरे विश्व को एकजुट करें। और इसी से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक साल इसे 22 मार्च को क्या किया जाएगा, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन इसको मनाने के लिए क्या करना था, संयुक्त राष्ट्र को इस प्रस्ताव को पास करना था, और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1993 में यह प्रस्ताव पास किया, और इसी के कारण पहली बार विश्व जल दिवस 1993 में मनाया गया था। लेकिन इसका जो है कि प्रत्येक साल 22 मार्च को जो है कि ये विश्व जल दिवस मनाया जाए, यह जो प्रस्ताव सर्वप्रथम और कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में नहीं लाया गया था। हमें असत्य कथन का चयन करना था, असत्य कथन है सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या है, यह आपको बताना है। पहला है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, दूसरा है बी विकल्प वैल्यूइंग वाटर, सी है वाटर आवर फ्यूचर, डी है अर्थ एंड वाटर। तो देखिए सभी चीज़ें आपको लग रही होंगी एक ही जैसे हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ठीक से काम किया होगा तो इजी प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वह है वैल्यूइंग वाटर, अर्थात जो हमारा जल है इसका महत्व बढ़ रहा है और इसके महत्व को हमें समझने की आवश्यकता है। अर्थात वाटर जो वेस्ट होता है, जो जल हमारा खराब हो रहा है, जो जल सागरों में पहुंच रहा है, जो स्वच्छ जल की मात्रा घट रही है, उसको रोकने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमारा जो विश्व जल दिवस की जो 2021 की थीम है वह है बी विकल्प का वैल्यूइंग वाटर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और यह जो आपका क्या कहते हैं, एक पहला जो विकल्प है ना कि वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, यह अगर पूछ लिया जाए कब की थीम, तो ये इसको याद रखिएगा वर्ष 2020 की थीम थी। तो लास्ट ईयर की जो थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज थी विश्व जल दिवस की, अभी का है वैल्यूइंग वाटर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। न्यायिक अवमानना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे विधिक स्वरूप प्रदान करने के लिए न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 है। दो, 1971 के अधिनियम में वर्ष 2006 में संशोधन करके ट्रूथ एंड गुड फेथ जैसे प्रावधान डाले गए। अब आपको बताना है क्या दोनों कथन सत्य हैं, क्या दोनों कथन गलत हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है। आपके लिए इजी प्रश्न होगा, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए सही बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसी जो है कि यह जो न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 है लाया गया है। उद्देश्य यह है कि न्यायिक अवमानना के तहत अगर कोई कार्रवाई हो तो उस पर कोई प्रश्न ना उठा सके, और इसी के कारण इसको विधिक स्वरूप प्रदान किया गया। लेकिन इसमें कुछ जटिलताएं थी। कई बार क्या होता था, व्यक्ति न्यायालय की जो है कि अवहेलना नहीं करना चाह रहा, कुछ कहना चाहता था, लेकिन उस पर न्यायिक अवमानना का केस हो जाता था। इसी के कारण वर्ष 2006 में ट्रूथ एंड गुड फेथ जैसे प्रावधान डाले गए, अर्थात व्यक्ति को यह प्रूव करना होगा कि उसने जो कुछ कहा है उसका उद्देश्य न्यायिक अवमानना करना नहीं है, न्यायालय की अवहेलना करना नहीं है, बल्कि वह किसी चीज को सत्य तरीके से जो है कि अच्छी मनोदशा से कहना चाहता था, लेकिन उसको जो है कि गलत समझ लिया गया। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को बचने का मौका रहता है। तो इसमें क्या है, दोनों कथन क्या है, सत्य हैं, अर्थात असत्य कथन कोई
कोई नहीं है। दोनों कथन सत्य होने का मतलब है आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस्तांबुल कन्वेंशन के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, यह महिलाओं के खिलाफ होने वाली यूरोपीय काउंसिल की एक मानवाधिकार संधि है। दूसरा, यह संधि 2014 में लागू हुई थी। सी, सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से यह बाध्यकारी संधि है। डी, यह संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। असत्य कथन का चयन करना है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि इसी इस्तांबुल कन्वेंशन से तुर्की ने बाहर होने का निर्णय लिया है और उसने कहा है कि इससे क्या होता है, हमारे यहाँ पर पारिवारिक तनाव बढ़ते हैं क्योंकि महिलाएं अधिकार की मांग करती हैं, जबकि तुर्की ने ही कहा था कि हम क्या करेंगे, अपनी महिलाओं का अधिकार। तुर्की ऐसे समय में इससे बाहर हुआ है जब वहां पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़े हैं। तो इस तरह से हमने ये जो इस्तांबुल कन्वेंशन है इसको समझा। ये जो संधि है सही में यह कहती है कि महिलाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की हिंसा को अलाउ नहीं किया जाएगा। जो भी देश इसकी संधि को मानेंगे उनके लिए यह बाध्यकारी होगा कि वो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकें, उसके प्रावधान करें। तो इस तरह से बाध्यकारी संधि है, यह 2014 में लागू हुई थी, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र के अधीन नहीं है बल्कि यूरोपीय काउंसिल इस पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। आपको पता है तो तुर्की लंबे समय से यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन क्योंकि वहां पर महिलाओं के साथ जो होने वाली दिक्कतें हैं उनका वो सही से समाधान नहीं कर पाया है, इसी के कारण वह उसको अभी शामिल नहीं किया गया। तो इस तरह से ये संयुक्त राष्ट्र के अधीन ही असत्य कथन हुआ, बाकी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, म्यांमार के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, दोनों देश 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। कथन 2, इस समय म्यांमार से प्रवास करके लोग मिजोरम में आ रहे हैं। कथन 3, म्यांमार सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी असम राइफल्स के पास है। असत्य कथन के विकल्प का आपको चयन करना है। अब बताइए कौन कौन से कथन जो है कि असत्य हैं। इजी प्रश्न है, विकल्प है केवल 1, केवल 2, केवल 3 और कोई भी नहीं। तो इजी है। तो दोनों देश 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, बिल्कुल सही है। इस समय जो है कि म्यांमार से प्रवास करके लोग मिजोरम में आ रहे हैं, ये भी सही है। और म्यांमार सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी असम राइफल के पास है, बिल्कुल सही है। म्यांमार सीमा का मतलब भारत म्यांमार सीमा की। तो यहाँ पर क्या पता चला, असत्य कथन कोई नहीं। आपको याद हो तो अभी जो है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा था, अपील की थी कि जो लोग मिजोरम में आ रहे हैं आप उनको यहाँ रहने दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से जो वहाँ की शासन है वो लोगों पर अत्याचार कर रही है, इसके वजह से वो लोग आना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार ने कहा नहीं, हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। इसको हमने काफी डिटेल में कवर किया था, आपको याद हो तो। अगला प्रश्न, इस समय भारत सर्वाधिक कच्चा तेल कहां से आयात कर रहा है। विकल्प है अमेरिका, इराक, नाइजीरिया और सऊदी अरब। इजी प्रश्न है, इजी इसलिए है क्योंकि अभी काफी ये चर्चा में बना हुआ था। तो देखिए अमेरिका, इराक, नाइजीरिया और सऊदी अरब आपके पास 4 विकल्प हैं। तो सबसे ज्यादा जो किया जाता है वह है इराक के द्वारा, दूसरा है अमेरिका के द्वारा, तीसरा है नाइजीरिया के द्वारा और चौथा है सऊदी अरब। पहले हम सऊदी अरब से ज्यादा कर रहे थे, लेकिन अभी हमने क्या किया है, सऊदी अरब से तेल का जो आयात है वो कम कर दिया। कारण ये है कि जो सऊदी अरब है उसने कुछ कमिटमेंट किया था लॉकडाउन के दौरान कि वह रेट को ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, उत्पादन के स्तर को बनाए रखेगा या फिर बढ़ा देगा। उसने उल्टा किया है कि हमने कहा हम उत्पादन घटा रहे हैं, अर्थात सऊदी अरब ने कहा कि हम उत्पादन घटा रहे हैं, तो भारत ने कहा ठीक है हम तुमसे तेल ही कम खरीदेंगे। और इसके कारण जो अमेरिका है वो सेकेंड पोजीशन पे आ गया। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इराक से हम करते हैं सबसे ज़्यादा। तो इस तरह इराक इसका जो है कि आंसर होगा। अमेरिका जो है कि सेकेंड पोजीशन पे है, नाइजीरिया थर्ड पोजीशन पे है, फोर्थ पर है सऊदी अरब। अब उसके बाद जो है कि अगला जो प्रश्न है, तियाऊ नदी हाल के समय में चर्चा में बनी हुई थी, इसका संबंध निम्न में से किस देश से है यह आपको बताना है। तो देखिए पहला विकल्प है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान, तीसरा है नेपाल, चौथा है म्यांमार। इजी है, इसका संबंध जो है वह म्यांमार से है। इसी तियाऊ नदी को क्रॉस करके लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, और इसी के कारण ये लोग मिजोरम में आ रहे हैं। और वहाँ पर असम राइफल्स ने इस पर चिंता व्यक्त की थी, लेकिन तियाऊ नदी अभी भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। अब उसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, वह है रूस के विषय में आपको क्या करना है, जो है कि निम्न कथनों पर विचार। रूस में दुनिया का लगभग 22% वन अर्थात फॉरेस्ट एवं 1/3 समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। दूसरा कथन, रूस ने हाल ही में अपने सभी जंगलों को मोनेटाइज करने का निर्णय लिया है।
अब आपको यह बताना है कि दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं, सी केवल एक सही है या डी केवल दो सही है। तो देखिए, रूस में दुनिया का लगभग 22% वन है, फॉरेस्ट है, बिल्कुल सही है। और रूस के टोटल लगभग 49% भाग पर क्या है, फॉरेस्ट का विस्तार है। और चूंकि रूस का एरिया आप देख ही रहे हैं बड़ा है, इसके कारण वहाँ पर जो है कि दुनिया का 22% वन पाया जाता है। और एक तिहाई लगभग 1/3 क्या होता है, समशीतोष्ण। समशीतोष्ण से वन से तात्पर्य वह फॉरेस्ट हैं जो 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पाए जाते हैं। तो इस तरह से यह जो है कि वहां पर पाए जाते हैं। दूसरा जो कथन है कि रूस ने हाल ही में अपने सभी जंगलों, सभी नहीं, अपने कुछ जंगली क्षेत्र को, जंगलों को मोनेटाइज करने का निर्णय लिया है। मोनेटाइज का मतलब वह लोगों से, कंपनियों से कहेगा आपको किराए पर चाहिए तो लीजिए और आप इसका कार्बन कैप्चर के रूप में, कार्बन क्रेडिट के रूप में यूज कर सकते हैं। इसको मैंने काफी समझाया, इस पे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसमें कथन जो सही है वो कौन सा है, केवल एक आंसर होगा हमारा सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यूएनएचआरसी के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। इसका गठन 2006 में किया गया था, पहला विकल्प। बी, इसमें 47 सदस्य होते हैं। सी, इसने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। डी, भारत ने श्रीलंका के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के विपक्ष में वोट दिया। अब आपको यह बताना है कि आखिर असत्य कथन कौन सा है। तो नो डाउट डी विकल्प क्या है, असत्य है। भारत जो है कि जब इसमें वोटिंग हुई तो इसमें अनुपस्थित रहा और इसी के कारण भारत के स्टैंड को लेकर काफ़ी आलोचना भी की। तमिलनाडु के लोगों ने कहा कि तमिल समुदाय के ऊपर हुए अत्याचार के लिए ये जो प्रस्ताव लाया गया था, इसमें क्या करना चाहिए था, भारत को श्रीलंका इस प्रस्ताव के पक्ष में और श्रीलंका के अगेंस्ट वोट देना चाहिए था। वहीं श्रीलंका की सरकार ने जो है कि प्रधानमंत्री से मदद मांगा था कि नहीं, आप इस प्रस्ताव को डिनाई कीजिए। तो भारत ने कहा कि ऐसा है, हम ज़्यादा पछड़े में नहीं पड़ते, हम क्या करेंगे, वोटिंग से ही अपने आप को बाहर रखते हैं। आई होप आज के अपने प्रश्नों को सही तरीके से एंजॉय किया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।